हेलो स्टूडेंट्स, ME303 सब्जेक्ट में आज हम स्टीम टरबाइन के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल और कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था स्टीम टरबाइन का, तो दो मुख्य प्रकार के टरबाइन होते हैं, इम्पल्स टरबाइन और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें एक रोटर होता है जिसके ऊपर ब्लेड्स लगी हुई होती हैं और नोजल की श्रृंखला होती है। तो आवेग टरबाइन में भाप का पूर्ण प्रसरण एक नोजल में किया जाता है जो कि स्थिर होता है। इसमें भाप की दाब ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस उच्च वेग की भाप को एक रोटर की परिधि पर लगी फलकों पर टकराया जाता है, जिससे कि वेग में परिवर्तन हो जाता है। वह गतिज ऊर्जा रोटर को घुमाने तथा शैफ्ट पर यांत्रिक कार्य प्राप्त करने में उपयोग लाया जाता है। फलकों की आकृति इस प्रकार से रखी जाती है कि घर्षण हानि न्यूनतम हो और निकास पर वेग भी न्यूनतम हो, अर्थात अधिक से अधिक कार्य प्राप्त हो सके। अब इसमें जो ब्लेड्स होती हैं वह सिमेट्रिकल शेप की होती हैं, जिस पे जो भाप का प्रधार है वह एक सिरे से प्रवेश करता है और दूसरे सिरे से वह प्रधार निकल जाता है, और जो बल लगता है वह फलक के बीचों बीच लगता है, जिसके कारण से रोटर घूमने लगता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डे लेवल टरबाइन। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ये एक साधारण प्रकार का आवेग टरबाइन होता है जिसमें भाप का पूर्ण प्रसरण कई नोजलों की एक ही वलय में होता है तथा इसके घूर्णक फलों को भी एक आकृति ही होती है। पूरी परिधि पर कुछ आनत नोजल लगी रहती हैं। प्रत्येक नोजल अनेकों चर फलकों को भाप प्रदान करती हैं। इससे भाप की तेज वेग प्रधार फलकों पर से गुजरती हुई अपनी दिशा परिवर्तित करती हुई निकास की ओर निकल जाती है। इस दिशा परिवर्तन से आवेग में परिवर्तन होता है जो शैफ्ट को यांत्रिक कार्य प्रदान करता है। टरबाइन के कार्य के मध्य दाब व वेग में जो परिवर्तन होता है उसे प्रदर्शित किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो टरबाइन है वह एकल पट टरबाइन होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इस टरबाइन का उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि एक ही घूर्णक द्वारा जो गतिज ऊर्जा अवशोषित की जाती है वह इतनी अधिक होती है कि रोटर की गति 25,000 से 30,000 RPM हो जाती है, जो किसी भी व्यवहारिक मशीन के लिए बहुत अधिक होती है। निष्कासन पर भी भाप का वेग काफ़ी रह जाता है, जिसके कारण गति ऊर्जा की काफ़ी हानि होती है और यह हानि लगभग 10 से 20% हो जाती है। अभिकल्पना की दृष्टि से अधिक उत्तम प्रकार की धातु की आवश्यकता होती है जो कि इन स्ट्रेसेस को बियर कर सके, जो कि उच्च वेग के कारण लगने वाले बलों को सह सके, लेकिन ऐसा बहुत ही जो इनिशियल कॉस्ट है वो उसके कारण से इंक्रीज़ हो जाती है। तो व्यवहारिक तौर पे इन टरबाइंस को हम उपयोग में नहीं लाते हैं। इसका और इम्प्रूव्ड जो रूप है जैसे जो कि कंपाउंडिंग जो कंपाउंडेड टरबाइन होती है वह उपयोग में लाई जाती है। अब हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो जो प्रतिक्रिया या फिर रिएक्शन टरबाइन होती है उसका भाप का आंशिक प्रसरण स्थिर फलकों पर तथा शेष प्रसरण चल फलकों पर होता है। फलकों की आकृति इस प्रकार की होती है जो कि दो फलकों के बीच से भाप प्रवाहित होने पर उसके वेग के साथ साथ दाब में भी परिवर्तन होता है, पतन होता है। साथ ही यह घूर्णक को गति भी प्रदान करता है जो कि शैफ्ट पर यांत्रिक कार्य प्रदान करता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, गतिशील रोटर पर लगी फलकों की आकृति के बीच के स्थान को एक नोजल की सी आकृति प्रदान करती हैं। तो स्थायी फलकों की आकृति भी इसी प्रकार का मध्य क्षेत्रफल प्रदान करती है। इस प्रकार का भाप प्रसरण इस प्रकार से क्या होता है, भाप प्रसरण आंशिक तौर पर स्थायी फलकों में तथा आंशिक तौर पर ही गतिशील फलकों में होता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है पार्सन्स मेराइन स्टीम टरबाइन, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं।
इनके वर्किंग प्रिंसिपल में डिफरेंस हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इम्पल्स टरबाइन के अंदर नोज़ल की जो श्रृंखला होती है उसमें जब स्टीम पास होती है तो जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है, स्टीम की वेलोसिटी बढ़ती है और स्टीम का प्रेशर रिड्यूस होता है क्योंकि ये प्रसरण होता है। तो भाप का पूर्ण प्रसरण नोज़ल में ही हो जाता है और जैसे ही स्टीम मूविंग ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती है तो वेलोसिटी जो काइनेटिक ऊर्जा है, एनर्जी है, वो डिक्रीज होती है, गतिज ऊर्जा घटेगी और लेकिन दाब ऊर्जा जो है वो समान बनी रहती है। जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर जैसे हमने अभी पढ़ा कि दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक तो स्थिर फलकों की और दूसरी चल फलकों की। तो स्थिर फलक क्योंकि नोजल की तरह कार्य करती है तो आंशिक रूप में दाब ऊर्जा जो वो घटती है, तो प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हो रही है, जबकि गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन चल फलकों के अंदर दाब ऊर्जा वापस से रिड्यूस होती है आंशिक तौर पर और गतिज ऊर्जा डिक्रीज होगी। तो इस प्रकार से हम प्रिंसिपल के आधार पर, वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहला जो कंपैरिजन है वो बल के आधार पर है, कौन सा कार्यकारी बल लग रहा है। तो इम्पल्स टरबाइन में इम्पल्सिव फोर्स लगता है ब्लेड्स को जो कि रोटर को घुमाता है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में इम्पल्सिव फोर्स और रिएक्टिव फोर्स दोनों का मिला जुला रूप लगता है ब्लेड्स के ऊपर जो कि रोटर को घुमाता है। इम्पल्स टरबाइन में स्टीम कंप्लीटली एक्सपैंड हो जाती है नोजल की श्रृंखला में, पूरी तरह से प्रसरण नोजल में ही हो जाता है स्टीम का, जबकि रिएक्शन टरबाइन में फ्रिक्स ब्लेड में कुछ पार्शली एक्सपांड होती है स्टीम और बाकी का प्रसरण मूविंग ब्लेड्स में होता है। इम्पल्स टरबाइन में ब्लेड्स सिमेट्रिकल शेप की होती हैं, जबकि रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड्स एरोफॉइल टाइप की होती, सिमेट्रिकल नहीं होती हैं। इम्पल्स टरबाइन में स्टीम की वेलोसिटी बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण है टरबाइन की स्पीड भी बहुत अधिक होती है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में अगर सेम पावर की हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली स्टीम की वेलोसिटी कम होती है क्योंकि आंशिक प्रसरण दोनों ब्लेड्स में आधा आधा एक्सपांशन होता है स्टीम का, इसलिए वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। इम्पल्स टरबाइन के अंदर सेम पावर के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में सेम पावर के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। इम्पल्स टरबाइन में ब्लेड एफिशिएंसी कर्व ऊंचा होता है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड एफिशिएंसी कर्व इम्पल्स टरबाइन से कम होता है रिएक्शन टरबाइन में। तो ये कंपैरिजन हमने देखा इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर। अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की। तो कंपाउंडिंग स्टीम टरबाइन का क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। तो अभी हमने जैसे डी लेवल टरबाइन के बारे में और उसकी हानियों के बारे में पढ़ा कि प्रैक्टिकली हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं डी लेवल टरबाइन में, कि यदि भाप को एक ही नोजल से प्रसारित कर एक ही घूर्णक से यांत्रिक कार्य प्राप्त किया जाता है तो घूर्णक की गति बहुत अधिक हो जाती है, लगभग 30,000 RPM हो जाती है। इससे अनेकों कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए या तो भाप का प्रसरण एक साथ नहीं करके कई पदों से किया जाए या फिर प्राप्त वेग को कार्य में परिवर्तित करने का काम एक फलक पंक्ति में न करके अनेक पंक्तियों में किया जाए या इनका सम्मिश्रण काम में लिया जाए। तो इस प्रकार रोटर की जो गति प्राप्त होती है वह बहुपदन कंपाउंडिंग के नाम से जानी जाती है। तो इस कार्य हेतु जो विधियाँ काम में ली जाती हैं वो इस प्रकार से है। वेग बहुपदन जिसे हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग कहेंगे, प्रेशर कंपाउंडिंग, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और चौथा है प्रतिक्रिया टरबाइन की प्रेशर कंपाउंडिंग। तो अभी हम जैसे पहली जो कंपाउंडिंग है वो है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अभी हम इम्पल्स टरबाइन की कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। इम्पल्स टरबाइन की क्योंकि वेलोसिटी है वो बहुत अधिक हो जाती है एक्सपांशन में, तो हम इस एक्सपांशन को कुछ स्टेजेस में करेंगे, है ना। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होता है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं
इसके भाग में जो विन्यास दर्शाया गया है उसमें भाप का प्रसरण नोजलों की एक एकल पंक्ति द्वारा पूर्णतः द्रवणित दाब तक कर दिया जाता है। इस प्रकार नोजल से निष्कासन पर दाब कम व वेग अत्यधिक होता है। तत्पश्चात उच्च वेग भाप चल फलकों की प्रथम पंक्ति पर से प्रवाहित होती है ताकि वेग का कुछ भाग ही घूर्णक को बल प्रदान करे। इससे घूर्णक घूमने लगता है। जिस समय भाप चल फलक पर से गुजरती है दाब स्थिर रहता है। इन फलकों से निकलने वाली भाप अन्य फलकों की पंक्ति पर से गुजरती है। यह पंक्ति स्थिर होती है, अतः इसे अचल फलक के नाम से जाना जाता है। इनका कार्य भाप की दिशा को बदलना होता है। भाप फलकों पर से सिर्फ घर्षण ही प्रवाह करती है, किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट भी नहीं होता है। तो दिशा परिवर्तन के पश्चात भाप चल फलकों की द्वितीय पंक्ति पर से प्रवाहित होती है तथा फिर गतिज ऊर्जा को कुछ अंश प्रदान करती हुई निष्कासित होती है। इस प्रकार का क्रम कई युग्मों में जारी रहता है ताकि भाप की अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर काम से काम में लाया जा सके। इस व्यवस्था में एक स्थिर व एक चल फलकों का युग्म एक पद स्टेज कहलाता है। सभी चल फलक चकतियाँ एक ही रोटर से जुड़ी होने के कारण सबका वेग एक समान होता है। इस प्रकार शाफ्ट पर प्राप्त कुल शक्ति प्रत्येक पद से प्राप्त शक्ति के योग के तुल्य होती है। तो व्यवहार में इस प्रकार का टरबाइन का उदाहरण है कर्टिस टरबाइन। दूसरे प्रकार का कंपाउंडिंग है जिसे हम प्रेशर कंपाउंडिंग कहते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन के अंदर आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, इस टरबाइन में भाप को एक ही नोजल पंक्ति में पूर्णतः प्रसारित नहीं किया जाता है तथा उतना ही प्रसरण किया जाता है जितना कि वेग वृद्धि के द्वारा प्रथम चल फलक पंक्ति लगभग उपयोग में ला सके। फिर प्रथम फलक पंक्ति से निकली भाप को दूसरी नोजल की जो श्रेणी है पंक्ति से प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार से पुनः प्रसरण से वेग में हुई वृद्धि को घूर्णक द्वारा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि भाप निकास दाब तक पूर्ण रूप में प्रसारण नहीं हो जाए। इस प्रकार के व्यावहारिक जो टरबाइन है वह रेटियो और जोली टरबाइन होती है। तीसरा प्रकार का बहुपदन या कंपाउंडिंग है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। यह बेसिकली दोनों जो हमने कंपाउंडिंग देखी उनका मिश्रण होता है। इसमें भाप को नोजलों की प्रथम पंक्ति में आंशिक रूप से प्रसारित किया जाता है जिससे कि भाप का वेग बढ़ जाता है। इस वेग को वेग बहुपदन द्वारा कई पदों में प्रवाहित कर यांत्रिक कार्य प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, दो पद दिखाई गए हैं इसमें। इसके पश्चात भाप को पुनः नोजलों की द्वितीय पंक्ति से प्रवाहित कराया जाता है जिससे कि भाप का प्रसरण होता है तथा वेग पुनः बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए वेग की गतिज ऊर्जा को भी पूर्व प्रकार से ही यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है ताकि भाप का प्रसरण द्रवणित दाब तक हो सके। इस प्रकार रोटर की गति को सीमित रखते हुए अधिकतम कार्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के टरबाइन में जो भाप का प्रसरण होता है भाप का व्यास भी बढ़ता चला जाता है। दाब कम होने से विशिष्ट आयतन में वृद्धि होती है, अतः व्यास को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। इस वृद्धि का एक कारण और भी है, यह है कि भाप प्रवाह के कारण भाप के वेग में भी हानि होती है, तो अतः अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है जो कि समान प्रवाह दर को बनाए रख सके। तो ये तीन प्रकार की जो कंपाउंडिंग है वह हम इम्पल्स टरबाइन में कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में केवल प्रेशर कंपाउंडिंग ही होती है। तो ये चौथा प्रकार का जो प्रेशर कंपाउंडिंग है वो हम प्रतिक्रिया टरबाइन में देख सकते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया टरबाइन एक विशेष प्रकार की टरबाइन होती है जिसमें भाप का प्रसरण निरंतर होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें नोजलों के स्थान पर चल फलकें होती हैं तथा घूर्णी ड्रम पर चल फलकें। इसमें अचल और चल पंक्ति नोजलों का कार्य करती हैं। इससे दाब में पतन होता है तथा वेग में वृद्धि होती है। चल फलकों में भी दाब का पतन होता है परंतु रोटर को गति प्रदान कर दिए जाने के कारण वेग में पतन होता है।
इस टरबाइन में भाप का प्रवेश पूरे वलयाकार स्थान में होता है। भाप द्वारा चल फलकों पर दाब में परिवर्तन के कारण कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, अतः इसे प्रतिक्रिया टरबाइन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के टरबाइन में भाप का प्रसरण प्रवेश से निकास तक निरंतर रहता है। वह वक्र रुद्धोष्म प्रसरण के रूप में प्राप्त होता है।